हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आप मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हर टॉपिक में बोल देते हो आप। नहीं, बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। देखिए, अभी तक हमने चैप्टर का मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने मनी एंड क्रेडिट दोनों ही चीजों को समझ लिया है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग तरह से कैसे क्रेडिट अरेंज किया जाता है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स वाले टॉपिक में पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टोरीज के थ्रू कुछ कुछ चीजें समझाई है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं ना, तो टॉपिक क्या कह रहा है? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब यहां पे दो सवाल आते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, और फॉर्मल के आगे इन लगा दोगे तो इनफॉर्मल हो जाता है, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो फॉर्मल वे में जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही हो, जिसे हम जहां हमें पता हो कि हाँ यहाँ पे सारा पेपर वर्क होता है, ट्रांसपेरेंट है चीजें। जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में क्या देखा था कि रमा है, श्यामल है, तो ये लोग क्या कहां से लोन ले रहे थे? ये लोग किसी मनी लेंडर से ले रहे थे या फिर लैंडलॉर्ड से लोन ले रहे थे। तो वो पेपर वर्क कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ इनफॉर्मल है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और वहीं पे जैसे अगर आप देखेंगे तो किसी ने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक से जो लोन लेने जा रहा है, हम क्या कहेंगे कि वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है। वहां डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी वो सही होगी। तो आपको सीधी सी चीज समझना है कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर में लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कोऑपरेटिव्स के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ोगे। तो बैंक और कोऑपरेटिव्स से जब आप लोन लेते हैं, जहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, जहां पे पेपर वर्क होता है, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है वो जस्टिफाइड होती है, तो वो फॉर्मल सेक्टर हो गया, ठीक है, वो फॉर्मल सेक्टर हो गया। जैसे बैंक्स वगैरह हो गया। और इनफॉर्मल सेक्टर समझते हो क्या है? ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो मतलब जहां पे क्या है, जहां पे झोल झाल है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहां पे समस्याएं हो सकती है, ठीक है, वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर। 20 लाख वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे क्या है? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये सारे लोग, ठीक है। तो अब जैसे क्या है, फ्रेंड्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, तो इनसे जब आप लोन लोगे ना, तो ये अपनी टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। एम्प्लॉयर ये बोल सकता है आपसे कि चलो लोन तो दे रहा हूं, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, रोज मेरे घर पे सब्जी लाके देना पड़ेगी, हो सकती है। तो यहां पे क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो अनजस्ट हो सकती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है, जो अगर इसको टेक्निकली जाए तो विच इज नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड, वो इनफॉर्मल सेक्टर लोन हो गया। और फॉर्मल सेक्टर लोन जहां सुपरविजन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को सुपरवाइज किया जा सकता है। सिंपल सी चीज है। तो अब देखो यहां पे क्या है कि फॉर्मल सेक्टर लोन जो होता है उन्हें सुपरवाइज कौन करता है? तो दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका 1 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखो, टर्म 2 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन कभी इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखना होगी कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कौन सुपरवाइज करता है। तो फॉर्मल सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या फंक्शनिंग है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये फंक्शनिंग है कि वो सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर लोन्स को, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। आगे समझ में? तो आपको क्या करना है, रिलेशन सेट करना है कि क्वेश्चन किधर से भी पूछ लो, हमने सब पढ़ के आए हैं। क्लियर हुआ? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। अब सवाल यहां पे ये आता है कि हाउ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनेगा कि हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ऐसे एक्सप्लेन कर दो। फिर अगर आप इधर आओगे तो इधर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activities of lenders in the informal sector। तो अब एक सवाल यहां पे भी आता है कि ऐसा क्यों है कि इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स रहते हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है देश में। यहां तक चीजें समझ में आई है? क्या समझना आना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कहां से मिलता है, और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कहां से मिलता है, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ आ गई। तो अब यहां पे ये सवाल आता है कि जब इसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है तो कैसे करती है, और जब इसे कोई सुपरवाइज नहीं कर पाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को, तो क्यों नहीं कर पाती है? चीजें क्लियर है? अब दोनों कैसे और क्यों के जवाब हमें आगे मिल जाएंगे। तो जैसे अगर हम पहले बात करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे सुपरवाइज करती है, एक सवाल ये बन सकता है, बनेगा। तो यहां पे हाउ रिजर्व बैंक इन इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। मैं आपको चैप्टर तो समझाते चल रहा हूं, कंसेप्ट पूरा बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ साथ
पर्सपेक्टिव भी देते चल रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब जैसे आप आरबीआई की फंक्शनिंग क्या क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आ गया आपका। तो अगर हम देखें कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, तो वहां पे समझाया था कि आरबीआई इंश्योर करती कि बैंक एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा करे वो पैसा लेने आ जाएंगे, तो बैंक ऐसा थोड़ी बोल देगी पैसे खत्म हो गए कल आना। ठीक है, वो उन्होंने विश्वास है तभी तो बैंक के पास पैसे जमा किए हैं, और एवरीथिंग इज अबाउट ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के साथ चीजें बढ़ाना चाहिए आगे। ठीक है, तो वही होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम होता है, तो इट मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस। ठीक है, कि बैंक्स एक कैश बैलेंस मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो वो कौन मैनेज करेगा? आरबीआई। और इस तरह से क्या है, फॉर्मल सेक्टर है ना ये क्रेडिट का, तो इस फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को आरबीआई नजर में रखे हुए है। क्लियर हुआ? आरबीआई सीज दैट द गवर्नमेंट गिव लोन्स नॉट just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries etc। तो कोई बहुत अच्छी चीज, इसका पर्सपेक्टिव समझना, इनसाइट लेना। एक क्या हो रहा है ना कि जो वेल ऑफ है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो वेल ऑफ है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, उन्हें तो फायदा होगा ही होगा, उन्हें तो बैंक क्या करेगी, लोन दे ही देगी। ठीक है, लेकिन जरूरत किसको है? जो इनफॉर्मल सेक्टर में धकेला जा रहा है। ठीक है, स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये अगर इन्हें फॉर्मल सेक्टर लोन नहीं देगा तो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे और फिर उलझ जाएंगे वहां पे। हाई इंटरेस्ट रेट, अनजस्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें होगी। तो उसके चलते क्या है, आरबीआई ये इंश्योर करता है, ऐसे सुपरवाइज करता है कि लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग और बड़ी इंडस्ट्रीज को ना मिले, स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन्हें भी लोन मिले। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। Periodically banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc। तो अब ऐसा नहीं कि बैंक भी मनमानी कर रही है, जो इच्छा में आ रही है उसको लोन दे दिया, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देना उस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया। नहीं, क्या होता है कि बैंक्स को पीरियोडिकली अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करना होती है जिसमें बताते हैं कि हमने किसे लोन दिया, कितना लोन दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, ताकि जिससे क्या हो, जिससे चीजें ट्रांसपेरेंट हो। वो जो सुपरविजन की बात हो रही है ना कि फॉर्मल सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है, वो ऐसे हो सके। ठीक, अब क्या होता है, और इस तरह से फिर आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज देती है, अलग अलग गाइडलाइंस देती है, जिससे वो क्या इंश्योर करती है, जिससे वो इंश्योर करती है कि कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट जो है वो फ्लरिश हो। अच्छा, ये लोन पे इतना डिपेंडेंट क्यों है सब? देखो, क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जब लोन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस फैलाते हैं, एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, जिससे क्या होती है, इकोनॉमी रोलिंग में आती है। तो इसके लिए क्या है, लोन्स को, क्रेडिट्स को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में वो बढ़िया हो जाता है। ठीक है, समस्या कहां है? समस्या है इनफॉर्मल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सुपरवाइज क्यों नहीं करता है, सवाल ये है। ठीक है, व्हाई देयर आर नो ऑर्गेनाइजेशंस इन इनफॉर्मल सेक्टर टू क्रेडिट दी टू रेगुलेट द क्रेडिट एक्टिविटीज? दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका जवाब क्या मिलेगा? देखो, तो क्रेडिट एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर, अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्रेडिट एक्टिविटीज है? तो इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे अगर हम देखें यहां पे, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में हमें पता ही नहीं है, आपका पड़ोसी ब्याज पे पैसे चला रहा है, ठीक है, नगद व्यवहार। तो अब क्या है, वो पता ही नहीं चल रहा है आपको, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कोई इस तरह की लेंडिंग एक्टिविटी भी कर रहा है? ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर इज आउटसाइड द रडार ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहता है कि कहां पे किसने लोन ले लिया। अब कोई लैंडलेस लेबर है, ठीक है, जैसे रमा की कहानी हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो रमा अब क्या है, लोन लेने जाती है तो वो बैंक में नहीं जा रही है, वो तो जिसके यहाँ काम कर रही है उसी से उसने 5,000 रुपए ले लिए। अब वो 5,000 रुपए के चक्कर में 10 साल तक उलझी हुई है, ठीक है, लोन रिपे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर कहां है एक्चुअली, उसको एक बोलते हैं ना, उसको रडार पे लाना ही मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट क्या करेगी? दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस इट। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जब कोई सुपरविजन नहीं है तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक सिर भाजी टक सिर खा जाओ। तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चार्ज किया जाता है। जब कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है तो इसके चलते क्या होता है, जो पैसा दे रहा है, जो मनी लेंडर है, उसने बोल दिया यार इस इंसान को तो फंसा के रखना है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे बोल दिया कि अगले साल तो मुझे 2 लाख रुपए वापस करना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा 100% क्या कर दिया उसने, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया। ठीक है, और बैंक ऐसा थोड़ी करती, बैंक किसी को बंधुआ मजदूर थोड़ी ना बनाएगी अपने पास, ये रहता है। इंटरेस्ट रेट इज हाई,
लेंडर यूज अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। ठीक है, जो लेंडर होता है, जो लोन दे रहा है, वो अनफेयर मींस का इस्तेमाल करता है, मतलब अनफेयर मींस की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करता है। बोल देता है कि तुम क्या बोलते हैं, स्टाम्प पे एक बोलते हैं ना, पहले पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता है, सील लगवा लेते हैं कि तुम भी हमारे यही काम करोगे, तुम्हारा बेटा भी हमारे यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर टाइप से काम करवाने लगते हैं। टर्म्स ऑफ कंडीशन अनजस्ट होती है। 1,000 रुपए लोन दिया था, मतलब 1,000 रुपए का लोन दिया और बदले में पूरी की पूरी गाड़ी रखवा ली 50,000 रुपए की, ऐसा होता है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता है। आ गया समझ में? तो इंटरेस्ट रेट जो रहता है यहाँ पे, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इस बड़े इंटरेस्ट रेट के कारण क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। ये पॉइंट समझना, हाँ, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। क्या हो रहा है सर, क्या समस्या है, लोग अपना निपट सुलझ लेंगे ना, क्यों उसको रेगुलेट करना है? तो रेगुलेट करना जरूरी है बाबू। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा ना, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, तो उसके चलते क्या होगा पता है, उसके चलते कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा। मतलब कि मान लीजिए मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा था, तो मैंने किसी मनी लेंडर से लोन ले लिया। अब मैंने मनी लेंडर से लोन लिया ना, तो मनी लेंडर को लोन वापस भी देना, रिश्तेदार नहीं हो मेरा, अब जब वापस देना होगा ना, तो वापस देना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो मान लो मैंने कुछ अच्छा कर भी लिया 1 लाख रुपए उधार लेके, लेकिन अब क्या है, जब वापस चुकाने की बारी आएगी तो मुझे जितना अच्छा किया था सारा पूरा वापस भर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मनी लेंडर को फायदा हो गया, बाकी मैं अपनी एक ट्रैप में उलझ जाऊंगा कि मैं फिर लोन लूंगा, फिर मेहनत करूंगा, लेकिन फिर उसमें फंस जाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसके चलते क्या है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जब बढ़ती है तो लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रीपे द लोन। तो जो बोरोवर ने उधार लेके कुछ कमाया भी था ना, तो उस कमाए हुए हिस्से का एक बड़ा हिस्सा लोन को ही रिपे करने में निकल जाता है। लोन खेलते खेलते ही जीवन खेल बन जाता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, एक कर्ज के जाल में फंस जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जा सकता है? तोड़ा ऐसा जा सकता है कि अगर यही लोन उसने कहीं फॉर्मल सेक्टर से लिया होता है, जहां प्रैक्टिकली दिख रहा होता है कि वो रीपे कर पाएगा, ठीक है, ही और शी में बी इन अ पोजीशन टू रीपे दी लोन, तो बात सही बन जाती। ठीक, तो ये समस्या होती है, ये डेब्ट ट्रैप में क्रिएट हो जाता है। और अब इसी के चलते क्या होता है पता है, इसी के चलते अब जब मान लो दो केसेस समझो कि अगर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट मिल रहा है, सबको आसानी से लोन मिल जा रहा है, तो क्या है, राम राज्य आ गया। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी कि फॉर्मल सेक्टर नहीं है, लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर के अपने नुकसान हैं, तो उन नुकसानों के चलते क्या होगा, नुकसानों के चलते आदमी जाएगा ही नहीं, बोलेगा वो रास्ता खतरनाक है, उधर जाना ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग में नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है ना, तो जो लोग इच्छा रख रहे थे कि यार मेरे पास आइडिया है, पैसा मिल जाए तो मैं बिजनेस कर दूंगा इस तरह से, ठीक है, मेरे पास आइडिया है, पैसे की कमी है, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाया, क्लियर। तो उस तरह से क्या हो जाएगा कि आदमी जो एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाह रहा है ना, वो एंटरप्राइज स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे डर है हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, कि अगर मैं बोरो कर लूंगा और डेब्ट ट्रैप में फंस गया तो फिर फंसा रह जाऊंगा। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते आप देखोगे कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर रहेगा, तो मतलब अगर इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट कर जाएगा, तो कंट्री के अंदर क्या होगा, एंटरप्राइज नहीं बढ़ पाएगा। एंटरप्राइज मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाएगी तो कंट्री नहीं बढ़ पाएगी। कहानी समझ में आई? यहां तक मेन चीज थी कहानी समझ में आना। अब देखो, अब जरा हम सारे डॉट्स को जोड़ देते हैं, डॉट्स को ऐसे जोड़ देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हमारे। देखो यहां पे क्या हो रहा है पता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, चीप मतलब क्या है कि थोड़े कम ब्याज दरों पे, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी क्रूशियल फॉर द नेशंस डेवलपमेंट। लिख पाओगे? बहुत क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा तो क्या होगा कि लोग मतलब डरेंगे नहीं लोन लेने में, ठीक है, और लोन लेंगे तो लोन लेके कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाएंगे, लोन लेके वो कुछ प्रोडक्टिव काम स्टार्ट करेंगे जिससे इकोनॉमी डेवलप होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसका वो जो पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है, उस जाल से बचने का तरीका यह है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट हो, फॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करे। ठीक है, तो मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों समझा दिया। कंट्री में फॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट कैसे सुपरवाइज करती वो समझा दिया। एक सवाल वो बनेगा कि हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी तरह से, ठीक है, एंड व्हाई कह सकते हैं देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर के डिमेरिट्स क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ जाए। क्लियर हुआ? अब अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है क्या होता है कि कभी कभी जीवन में समस्याएं होती है। अब समस्याओं के नाम से बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, आपको समाधान पे फोकस करना होता है, समस्या पे नहीं। तो समस्या तो यहां दिख रही है कि व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? इनफॉर्मल सेक्टर में सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे फोकस किया जाना चाहिए।
ठीक है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर, ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग एक्टिविटी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लोन कहां से ले लोग, इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले, ठीक है। वो कहां जाए, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के पास जाए। क्यों? क्योंकि बैंक्स और कोऑपरेटिव क्या देंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी वो जस्टिफाइड होगी, और उसके चलते क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा नहीं, आदमी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेगा। तो लोन ले रहा है तो लोन लेके वो कुछ अच्छा करके दिखाएगा हमेशा, ठीक है। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू लेंड मोर, व्हाई? बिकॉज they will provide the cheap and affordable credit which is very crucial for country's development। तो cooperative societies हो गई, banks हो गई, ये लोग जो लोन देंगे, ठीक है। अभी ढूंढने मत लगना कि इनमें से कोई है क्या लोन देने वाले, नहीं, ये तो एक फोटो लगा दिया बस, जगह खाली थी तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जैसे देखो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे लोग एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में डरेंगे नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। एक देखो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन गया, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। ये कहानी सुना दी आपको एक, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक्सप्लेन हाउ। तो अब आप लिखोगे कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है फॉर्मल सेक्टर में आती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वहां जस्टिफाइड रहता है, इंटरेस्ट रेट कम रहता है। अब कम इंटरेस्ट रेट रहेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगी तो लोग लोन लेने में डरेंगे नहीं। अब जब लोग लोन लेंगे तो कंट्री में एंटरप्राइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, which will prove beneficial for the nation's development, justified, ठीक है। तो उस तरह से क्या क्वेश्चन कैसा ही पूछ लिया जाए आपसे बनेगा ना, बनना चाहिए। अब देखो क्या, अब यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट है, ये अच्छा है, मतलब सब टॉपिक है, साथ में लपेट लेते हैं इसे भी। सब टॉपिक क्या है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर हु गेट्स व्हाट। अब आपको पता है कि देश के अंदर फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर है। अब किसको कहां से लोन मिलता है ये भी तो समझो पहले, ठीक है। और किसे सच में जरूरत है कि उसे इनफॉर्मल से फॉर्मल में निकाला जाए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हिंट दिया था, अभी फिर हिंट दे रहा हूं कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, जो हम कह सकते हैं पुअर हाउस होल्ड है ना, पुअर हाउस होल्ड ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, और जो रिच हाउस होल्ड है ना वो अधिकतर फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। मतलब जिसके पास पैसा है पहले से, उसे और सस्ते दरों पे पैसा मिल जाता है, जस्टिफाइड टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे पैसा मिल जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है, पुअर हाउस होल्ड, उसके लिए चीजें और कठिन होती है, और इसी कारण से वो इनफॉर्मल सेक्टर के दलदल में ही फंसा रह जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो मल्टीपल रीजन है कि कोलेटरल मांगते हैं अधिकतर। अब कोलेटरल है नहीं किसके पास में, पुअर हाउस होल्ड के पास में, बोलते हैं कि कोलेटरल होता तो हम लोन क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि पुअर हाउस होल्ड कभी भी क्या है कि उस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकल पाता है, ठीक है, लिमिटेशंस के चलते बंधा रह जाता है। क्लियर हुआ? तो मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड gets loan from informal sector and majority of rich household gets loan from formal sector। ये यहां पे देखो जस्टिफाइड भी हो रही है, समझना अच्छे से समझो। ब्लू कलर और पर्पल कलर, कलर पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे आपको क्लियर। तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो ये पर्पल कलर जो है ना, तो पुअर हाउस होल्ड जो है मात्र 15% पुअर हाउस होल्ड जो है ना वो नहीं, मतलब 85, ये पुअर हाउस होल्ड है तो पुअर हाउस होल्ड का ये 85% जो है, पुअर हाउस होल्ड का 85% पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ये वाला कलर, ठीक है। और 15% जो है ना रिच हाउस होल्ड जो है, तो रिच हाउस होल्ड 15% जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल पे। बाकी अधिकतर जैसे आप देखोगे रिच हाउस होल्ड जो है, तो 90% रिच हाउस होल्ड जो होता है, 90% रिच हाउस होल्ड जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसके पास लिटरेसी है। तो इसी के चलते अब आपको क्या चीज एनालाइज करना है, देखो ये डेटा तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो, इसे एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज क्या करोगे कि अगर आप जैसे देखोगे हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स, तो जिनके पास कुछ असेट होते हैं ना, मतलब कम असेट है जिन हाउस होल्ड के पास, तो उसमें से 53% फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है, बाकी मतलब ये 50-50 हो गया। फिर अगर वेल ऑफ हाउस होल्ड की बात करें तो जिनके पास चीजें हैं, बेहतरीन है, तो उस तरह के हाउस होल्ड के 72% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर क्रक्स बताऊं मैं आपको, तो क्रक्स सिंपल सा ये है कि वेल ऑफ या फिर रिच हाउस होल्ड के लोग जो है वो किस ओर जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर की तरफ, और जो पुअर या फिर हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स वाले हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। शौक आता है क्या? शौक नहीं आता है, मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि वो लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। अब समझ में आई ना मेरी बात, वो लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप बोल रहे हो कि सर कोई किधर भी जाए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तभी तो पढ़ रहे हैं हम। प्रॉब्लम ये है देखो कि द फॉर्मल सेक्टर स्टिल meets only about half of the total credit need of the rural people। ठीक है, इससे आप क्या एनालाइज करोगे कि जब रूरल हाउस होल्ड में, पुअर हाउस होल्ड में लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर कोई
गलत काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसी ना किसी पार्ट पे रुका, मतलब किसी ना किसी पार्ट पे लिमिटेशन लगी हुई है उसके पास। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बैंक लोन दे नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि बैंक है ही नहीं, ठीक है, बैंक है नहीं वहां पे। तो इस तरह से क्या होता है, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स फ्रॉम ऑफ द रूरल पीपल। तो फॉर्मल सेक्टर को क्या करने की जरूरत है? एक्सपैंड करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स आए ताकि वो पुअर हाउसहोल्ड, रूरल हाउसहोल्ड तक पहुंच पाए, ठीक है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। अब जब बैंक नहीं है तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट तो होगा ही होगा, और उसके चलते क्या होता है, ठीक है, बोरोवर की कोई इनकम वगैरह बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर, बोरोवर उसी जाल में फंसे रहते हैं, ठीक है। अब समस्या आ गई सर समझ में, हमें समस्या समझ में आई, एक बार और समझा दूं क्या अच्छे से? समस्या ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के प्लस माइनस आपको पता चल गए। इनफॉर्मल में समस्या क्यों है वो भी आपको पता चल गई, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर जब नहीं होगा तो लोग फॉर्मल सेक्टर, जब फॉर्मल सेक्टर नहीं होगा तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे। खास करके कौन लोग? पुअर हाउसहोल्ड वाले। ये डेटा बता रहा है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो अब जब पुअर हाउसहोल्ड वाले या फिर कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर की कमी के कारण लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, उनकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी। सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यहां पे सीधा सा ये है कि इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग particularly in rural areas so that dependence on formal sources of credit, informal sources of credit reduces। एक एक लाइन जो है ना, एक एक लाइन को बहुत काम माइंड से अगर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जब समस्या ऐसी है कि फॉर्मल सेक्टर पहुंच नहीं पा रहा, इस कारण लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। अगर पहुंच भी गया तो क्या है कि फॉर्मल सेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है। देखो मैं आपको एक बहुत कह सकते हैं ना ग्राउंड रियलिटी दर्शाता हूं। क्या हो रहा है कि बैंक में एक कोई किसान इंसान है या फिर कह सकते हैं कोई गरीब अनपढ़ है, ठीक है, वो बैंक में जाने से ही डरेगा। उसे डर लगता है पता नहीं क्या साइन करवा लेंगे, बंधुआ मजदूर तो नहीं बना लेंगे मुझे, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लिटरेसी की कमी के कारण वो इंसान वहां एंटर करने से ही घुसता है। उसे क्या बेहतर लगता है कि यार थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा ही लगेगा, थोड़ा ब्याज ज्यादा दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो साहूकार से लोन ले लेते हैं, मतलब लोन भी नहीं, साहूकार से कर्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस कारण से आप देखो ना, फेमिलियरिटी हो गया या फिर कह सकते हैं ईज जो है वो लोगों को समझ नहीं आती फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कोलेटरल, ये वो सारी चीजें, ठीक है। लिमिट, आपकी क्रेडिट लिमिट देखेंगे, ये सारी चीजें। तो उसके चलते क्या आदमी भागता है फॉर्मल सेक्टर से, उसे इनफॉर्मल सेक्टर पसंद आता है, ठीक, इनफॉर्मल सेक्टर पसंद आता है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप फॉर्मल सेक्टर को लोगों तक एक्सेसिबल बनाओ, ठीक है। कैसे? कि लोग आसानी से फॉर्मल बैंक में जाके आसानी से लोन ले सके। तो आप देखोगे ना कि एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको गांव में बैंक की ब्रांचेस देखने को मिलेगी। गांव में क्यों गई? वो मैनेजर को गांव पसंद है क्या? नहीं। आरबीआई बोलती है कि सारे बैंक अगर शहर में खुल जाएंगे तो गांव के लोगों का क्या होगा? गांव में जो डेब्ट ट्रैप चल रहा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर का, वहां से लोगों को कैसे निकालेंगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डायरेक्शन इशू करता है कि बैंक्स को अपनी टोटल ब्रांचेस का इतना परसेंट रूरल एरियाज में खुलना होगा। तो आप देखेंगे कि रामपुर में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया का क्या हो गया, ब्रांच खुला हुआ है। गांव में क्यों खुलते हैं? ताकि गांव में भी क्या हो, ठीक है, गांव में भी एक तरह से फॉर्मल सेक्टर की लेंडिंग बढ़े, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको मतलब क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है कि हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग इन रूरल एरियाज कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। या फिर आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर की लेंडिंग जो है रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, व्हाट कैन बी द रीजन एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व। तो ये कारण है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपनी लेंडिंग बढ़ाना पड़ेगी, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, ठीक है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंडेंट है। गेटिंग द आइडिया, समझ में आई चीजें, ठीक है। सेकेंडली क्या है? सेकेंडली व्हाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, it also necessary that everyone receives these loans. This is also one of the important point and you have to write in the answer क्या कि सिर्फ बैंक की ब्रांच खोल देने से कुछ नहीं होगा। बैंक की ब्रांच खोल दो, लोग वहां की जो बाहर की लाइट लगी उस लाइट में जाके रात में बैठे रहेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। बैंक की ब्रांच खोलने का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स को आप एक्सपैंड करने की बात करो ना, तो वो सिर्फ एरिया वाइज एक्सपैंड ना हो, ठीक है। वो इस चीज पे भी फोकस करें कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स द लोन। तो जिस भी इंसान को क्या मतलब, वो जो बैंक ब्रांच आपने बनाई है, बैंक ब्रांच स्टैब्लिश करी है, तो बैंक ब्रांच में ये देखा जाए कि वो गांव में है तो गांव में भी गांव के पटेल को नहीं वो पैसा दे सिर्फ, ठीक है। हर इंसान को जिसे जरूरत है क्रेडिट की, वो जो पुअर कह सकते हैं लैंडलेस लेबर है, उसे भी लोन दे बैंक, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द फॉर्मल सेक्टर,
ठीक, फॉर्मल सेक्टर एक्सपैंड करो, उन लोगों तक पहुंचो जो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज क्या है कि इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है वो पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद ये इंश्योर किया जाए कि वो सबको लोन दे, ना सिर्फ उन लोगों को कि जो कैपेबल है, जो रीपे कर पाए। ठीक है, तो these are some of the ideas which we have discussed in this topic. I hope you enjoyed it. ये बहुत बढ़िया टॉपिक था, लगा नहीं लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से कितने भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से पूछा जा सके, आपको बनेगा। ठीक है।